हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नरेंद्र सिंह मोदी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है केंद्र का? तो वह नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। इसमें ओनली इम्पोर्टेंट चीज़ें खाली। डॉक्टर RPCAU पूसा समस्तीपुर बिहार है। डॉक्टर RPCAU यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में स्थित रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय झांसी में है। झांसी कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, जिसको ICAR बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। 1926-1928 में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ICAR की स्थापना हुई। ICAR की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुई। 1926-28 में भारत में आया था रॉयल कमीशन। इसकी सिफारिश पर ICAR की स्थापना हुई। ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन है? डॉक्टर BP पॉल थे। महानिदेशक को DG बोलते हैं शॉर्ट में। ICAR के वर्तमान महानिदेशक कौन है? वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक। ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक है। ICAR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर ICAR के अध्यक्ष भारत सरकार का कृषि मंत्री होता है। कौन होता है? भारत सरकार का कृषि मंत्री होता है। ICAR का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और ICAR के प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद हनीबुल्लाह। कौन थे? मोहम्मद हनीबुल्लाह प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर है। ICAR के वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर हिमांशु पाठक है। और ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे? डॉक्टर BP पॉल। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CACP। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कौन डिसाइड करती है? CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कौन निर्धारित करती है? CACP। MSP की फुल फॉर्म होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सॉल्ट प्राइस। कब घोषित की जाती है MSP? बुआई से पूर्व घोषित की जाती है। MSP बुआई से पूर्व घोषित की जाती है। CACP MSP की सिफारिश करता है। MSP की सिफारिश कौन करता है? CACP MSP की सिफारिश करता है। MSP घोषित MSP घोषित केंद्रीय सरकार करती है। कौन करती है? MSP घोषित जैसे फसलों के मूल्य निर्धारित करते हैं वो सब केंद्रीय सरकार करती है। MSP की घोषित कौन करती है? केंद्रीय सरकार करती है MSP की घोषित। कितनी फसलों पर केंद्रीय सरकार MSP की घोषित करती है? 23 फसलें हैं टोटल। इसमें से 7 खाद्यान्न फसलें, 5 दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें, 4 व्यावसायिक फसलें हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
भारत सरकार का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? भारत सरकार का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का सदस्य कौन होता है? प्रोफेसर रमेश कुमार इसके सदस्य हैं। नीति आयोग के सदस्य कौन है? प्रोफेसर रमेश कुमार नीति आयोग के सदस्य है। नीति आयोग राष्ट्र का मतलब क्या? नीति आयोग का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होती है नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान होती है नीति आयोग। नीति आयोग का पूर्व नाम था योजना आयोग। योजना आयोग को नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 में कन्वर्ट किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष सुमन बहरी है, प्रेजेंट में सुमन बहरी। और सदस्य होते हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश कुमार है। रमेश कुमार ने रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र। नीति आयोग के CEO होते हैं परमेश्वरम अध्ययन। MSP घोषित की थी वो 2022-23 की है। कॉटन की 2040 की गई है, हाइब्रिड की 2060, बाजरा की 2350 घोषित की गई है। बाजरा की इम्पोर्टेंट है। धान की कॉमन 2040 प्रति कुंटल है धान की। हाइब्रिड की 2060 है, हाइब्रिड धान की 2060 है। धान की इम्पोर्टेंट है, बाजरा की इम्पोर्टेंट है। बाजरा की MSP है 2350 रुपये। ज्वार के 2970 है। मक्का की 1962 रुपये है। मक्का की 1962 है। रागी की 3578 है, 3578 है रागी की। सोयाबीन की इम्पोर्टेंट है। सोयाबीन की 4300 रुपये प्रति कुंटल है। मक्का की 1962 रुपये प्रति कुंटल है। सोयाबीन और उड़द अरहर, सोयाबीन की 4300 है। अरहर और उड़द की 6600 है। अरहर और उड़द की 6600 रुपये है। मूंगफली की इम्पोर्टेंट है जिसकी 5850 है। 5850 मूंगफली की है रेट प्रति कुंटल। मूंग की 7755 है। मूंग की MSP 7755 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से देख रहे हैं हम ये। तिल की होती है 7830 रुपये प्रति कुंटल। सूरजमुखी की 6400 है। नाइजर की होती है, नाइजर इम्पोर्टेंट, नाइजर की 7287 रुपये। नाइजर का पूरा नाम क्या होता है? रामतिल का नाम होता है नाइजर। नाइजर यानी रामतिल की 7287 रुपये। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं वैसे। कॉटन की कितनी है? कॉटन की होती है 6080 रुपये। मीडियम वाली कॉटन की 6080 रुपये। हाई और लॉन्ग कॉटन की 6380 रुपये। 380 रुपये लॉन्ग कॉटन की रेट है। रबी में 2021-22 रबी ऋतु में कौन कौन से? रबी 2021-22 के अनुसार गेहूँ 2015 रुपये प्रति कुंटल था। जौ 1635 रुपये प्रति कुंटल था। गेहूँ इम्पोर्टेंट 2015 रुपये गेहूँ की रेट रखी गई है। सरसों व
तारामीरा की रेट 5050 है। सरसों व तारामीरा की रेट 5050 रुपये। कुसुम की रेट है 5441 रुपये। कुसुम की रेट है, कुसुम की 5441 रुपये। मसूर की रेट 5550 है, 5550 रुपये मसूर की रेट है। चना की 5230 रुपये। चना की इम्पोर्टेंट है। सर चना के कितने 5230 रुपये चने की, 5230 रुपये चने की है। सरसों व तारामीरा की 5050 है, 5050 सरसों तारामीरा की होती है। अब इसमें से ये इम्पोर्टेंट मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, नाइजर, गेहूँ, सरसों और चना की इम्पोर्टेंट है। मक्का की 1962 रुपये, सोयाबीन की 4300 रुपये, मूंगफली की 5850 है, मूंगफली की 5850 रुपये, नाइजर की 7287 रुपये, गेहूँ की 2015 है, सरसों तारामीरा की 5050 है, चना की 5230 रुपये। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह कथन किसका था? प्रोफेसर मनोज कुमार का था। आपको ऑप्शन में प्रोफेसर मनोज कुमार मिलेगा या उपकार मिलेगा। दूसरा कथन है नोट नंबर 2, का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, यह कथन तुलसीदास द्वारा रचित है या रामचरितमानस द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा रचित कौन सा कथन है? का बरखा जब कृषि सुखाए, रामचरितमानस द्वारा है या तुलसीदास द्वारा? तीसरा कथन है इसका, सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो पहले के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तीनों कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस भी शब्द के लास्ट में कल्चर लगा हुआ हो वो लैटिन भाषा का शब्द है, जैसे एग्रीकल्चर। ये सभी जिन शब्दों के अंत में कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा के शब्द होता है। सिर्फ पोमोलॉजी शब्द को छोड़ के बाकी सभी में लागू होता है नियम। जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा हुआ हो वो सभी ग्रीक भाषा के शब्द कहलाते हैं। लॉजी जैसे एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद में राजस्थान के कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री और पशु मंत्रालय या मत्स्य पालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया है। राजस्थान में एक ही है। उद्यान विज्ञान कैसे कहते हैं? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां तथा कटाई उपरांत प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उससे उद्यान विज्ञान कहते हैं, जिसको शॉर्ट में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। हॉर्टस का मतलब होता है, हॉर्टस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ओलरिकल्चर किस भाषा का शब्द होता है? ओलरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। ओलरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। लैटिन भाषा का शब्द होता है। कटाई उपरांत प्रबंधन को या प्रौद्योगिकी को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब होता है परिरक्षण करना, किसी चीज़ का प्रसंस्करण करना एवं मूल्य संवर्धन रखना उसका।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये वाली। सिस्टेमिक पोमोलॉजी का संबंध किससे होता है? फलों से होता है। फलों के नामकरण वर्गीकरण से सिस्टेमिक पोमोलॉजी का संबंध होता है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी के पितामह कौन होते हैं? जनक कौन है इसके? डी कैंडोले सिस्टेमिक पोमोलॉजी के जनक है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों के नामकरण वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? फल उत्पादन से है। इसके पितामह कौन है? डॉक्टर के.एल. चड्ढा है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी का संबंध फलों के नामकरण व वर्गीकरण से होता है। सिस्टेमिक पोमोलॉजी के पितामह जनक कौन है? डी कैंडोले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। स्वर्ण क्रांति का संबंध फल विज्ञान से है। ये पोमोलॉजी आता है। फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं, इसलिए पोमोलॉजी भी आ सकता है। गोल्डन रेवोल्यूशन स्वर्ण क्रांति को ही बोलते हैं। स्वर्ण क्रांति के पितामह या गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? के.एल. चड्ढा, डॉक्टर के.एल. चड्ढा होते हैं इसके जनक। वानस्पतिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। एक बीजपत्री को हम कैसे पहचान सकते हैं? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री दो भागों में बांटा गया है क्लासिफिकेशन को। एक बीजपत्री में हम पत्तियों के आधार पर पहचान सकते हैं, जैसे समानांतर परतें दिखाई देती है। केले के पत्ते में वो एक बीजपत्री होता है। और किसी भी फल की या फल वृक्ष की जड़ होती है, पेड़ पौधों की जड़, वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती और धातुनुमा होती है, बिल्कुल गेहूं के जैसी। ये गन्ने जैसी। सभी अनाज एक बीजपत्री होते हैं। समानांतर पर पत्तियाँ होंगी जिनमें नस होती है पत्तियों में, जो सीधी सट होंगी आर पार। एक साइड से पत्तियों को चीरने पर आर पार फटती है पत्ती। डाइकोट, द्विबीजपत्री में हम बीजों को दो भागों में बांट सकते हैं अलग अलग। पत्तियों में बहुत सारी नसें होती है। हमें पत्ती को सीधी एक जैसी शुद्ध पे से नहीं पाड़ सकते, टेढ़ी मेढ़ी फट जाती है। जैसे पीपल की पत्तियों में नीचे की तरफ बहुत सारी नस होती है, आम की पत्तियों में, और इनकी जड़ें बहुत गहराई में जाती है। इनका जीवन काल लंबा होता है बहुत ज़्यादा। बीजपत्र दो होते हैं, इसमें बीजों में दो भागों में बांट सकते हैं। एक बीजपत्री फल कौन कौन से होते हैं? एक बीजपत्री फल केला, खजूर, नारियल, पाइनएप्पल। केला, खजूर, नारियल, पाइनएप्पल एक बीजपत्री फल होते हैं। बाकी बचे हुए सब द्विबीजपत्री होते हैं। केला, खजूर, पाइनएप्पल, नारियल। केला, खजूर, पाइनएप्पल, नारियल एक बीजपत्री होते हैं। केला का वैज्ञानिक नाम होता है मोसा पेराडेसिया। खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है फोनिक्स डक्टाइलिफेरा। पाइनएप्पल का वैज्ञानिक नाम होता है अनानास कॉमोसस। पाइनएप्पल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अनानास कॉमोसस। नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है कोकस न्यूसिफेरा। कोकस न्यूसिफेरा। केला त्रिगुणित होता है। केले का कुल म्यूजेसी होता है। केले का कुल म्यूजेसी होता है। गुणसूत्र संख्या 22 होती है। केले में 33 होती है, 44 होती है, लेकिन ऑप्शन में हमको 33 ही लगाना है। 33 केले में गुणसूत्र संख्या मुख्य रूप से 33 होती है, इसलिए त्रिगुणित होता है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका उत्पत्ति स्थान होता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडोमलाया। इंडोमलाया केले का उत्पत्ति स्थान होता है। खजूर में खजूर का कुल क्या होता है? पॉमिया एरिकेसी। खजूर का कुल होता है पॉमिया एरिकेसी। गुणसूत्र संख्या 36 होती है।
खजूर में गुणसूत्र संख्या 36 होती है। उत्पत्ति स्थान इराक होता है खजूर का, जबकि अनार का उत्पत्ति स्थान ईरान है। न से अनार होता है, इराक खजूर का होता है। फोनिक्स डक्टाइलिफेरा खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है। कुल पोमिया एरिकेसी कुल होता है। पाइनएप्पल का अनानास कॉमर्सस वैज्ञानिक नाम होता है। पाइनएप्पल का कुल होता है इम्पोर्टेंट है ब्रोमेलिएसी, ब्रोमेलिएसी। पाइनएप्पल का कुल क्या होता है? ब्रोमेलिएसी। ब्रोमेलिएसी गुणसूत्र संख्या 50 होती है। पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील होता है। पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील होता है। पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील होता है। नारियल का बॉटनिकल नेम होता है फोकस न्यूसिफेरा। क्या होता है नारियल का? फोकस न्यूसिफेरा। नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है फोकस न्यूसिफेरा। फोकस न्यूसिफेरा कुल होता है पोमिया एरिकेसी। गुणसूत्र संख्या 32 होते हैं। नारियल में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया उत्पत्ति स्थान होता है। इम्पोर्टेंट है इसमें से पाइनएप्पल का कुल क्या होता है? पाइनएप्पल का कुल होता है ब्रोमेलिएसी। उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील। इसके कुल से उत्पत्ति स्थान है। पाइनएप्पल का उत्पत्ति स्थान क्या है? ब्राज़ील। कुल होता है ब्रोमेलिएसी। खजूर का और नारियल का दोनों का कुल क्या है? पोमिया एरिकेसी कुल होता है। खजूर और नारियल का दोनों का कुल पोमिकेसी होता है। और खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है फोनिक्स डक्टाइलिफेरा। अनानास का होता है अनानास कॉमर्सस और नारियल का होता है फोकस न्यूसिफेरा। फोकस न्यूसिफेरा नारियल का कुल होता है फोकस न्यूसिफेरा। इसके बाद में आते हैं द्विबीजपत्री फल। द्विबीजपत्री के फल उनको छोड़ के बाकी सब बचे हुए द्विबीजपत्री फल उनको याद कर लेना, इनको छोड़ देना बाकी सभी को। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। कुल होता है एनाकार्डियेसी। काजू का कुल क्या होता है? एनाकार्डियेसी काजू का कुल होता है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका और एनाकार्डियेसी कुल होता है। काजू का कुल भी एनाकार्डियेसी होता है। इम्पोर्टेंट है आम का कुल इम्पोर्टेंट है। गुणसूत्र संख्या 40 होती है। इंडो वर्मा आम का उत्पत्ति स्थान है। इंडो मलाया केले का उत्पत्ति स्थान है। इंडो मलाया केले का है। इंडो वर्मा आम का होता है। इसके बाद पपीता आता है। पपीता का वैज्ञानिक नाम होता है कैरिका पपाया। कुल होता है कैरिकेसी। गुणसूत्र संख्या 18 होती है। दक्षिणी अमेरिका इसका उत्पत्ति स्थान है। इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुआजावा। क्या होता है अमरूद का वैज्ञानिक नाम? सीडियम गुआजावा। कुल होता है मिर्टेसी। अमरूद का कुल इम्पोर्टेंट है मिर्टेसी। गुणसूत्र संख्या 22 होती है। जामुन का कुल क्या होता है? मिर्टेसी। जामुन का कुल भी मिर्टेसी होता है। और अमरूद का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका होता है। दक्षिणी अमेरिका पपीता का और अमरूद का दक्षिणी अमेरिका होता है। इसके बाद में सिट्रस वर्ग आता है। सिट्रस वर्ग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है जिनका उत्पत्ति स्थान भारत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनका भी उत्पत्ति स्थान भारत है। सिट्रस वर्ग में पहला फल आता है संतरा। संतरा को मैंड्रिन के नाम से जानते हैं। संतरा को किस नाम से जानते हैं? मैंड्रिन के नाम से। मैंड्रिन के नाम से जानते हैं संतरा को। सिट्रस रेटिकुलाटा इसका वैज्ञानिक नाम था। संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिट्रस रेटिकुलाटा बाल्को एल। सिट्रस रेटिकुलाटा बाल्को एल संतरा का वैज्ञानिक नाम हो गया। गुणसूत्र संख्या सभी सिट्रस वर्ग में 18 होती है। गुणसूत्र संख्या चीन उत्पत्ति स्थान। संतरा का उत्पत्ति स्थान चीन होता है। माल्टा को बोलते हैं मौसमी। माल्टा को बोलते हैं मौसमी। इसको स्वीट ऑरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट ऑरेंज। माल्टा मौसमी। नींबू का ओरिजिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडिया है। नींबू का उत्पत्ति स्थान सिट्रस और एंटीफोलियस का वैज्ञानिक नाम है। एसिड लाइन के नाम से जानते हैं नींबू को।
बेर बेर का वैज्ञानिक नाम था जिजिपस मॉरिसियाना। बेर का वैज्ञानिक नाम जिजिपस मॉरिसियाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेर पूरा। बेर का वैज्ञानिक नाम है जिजिपस मॉरिसियाना। कुल होता है रेमनेसी। बेर का कुल मोस्ट IMP है। रेमनेसी कुल होता है बेर का। रेमनेसी कुल होता है बेर का। गुणसूत्र संख्या 48 होती है बेर में। इसको मध्य एशिया उत्पत्ति स्थान होता है बेर का। गुणसूत्र संख्या 48 होती है बेर में। बेर का वैज्ञानिक नाम जिजिपस मॉरिसियाना होता है। रेमनेसी कुल होता है बेर का। गुणसूत्र संख्या 48 होती है। मध्य एशिया या इंडो चाइना उत्पत्ति स्थान होता है बेर का। इंडो चाइना या मध्य एशिया उत्पत्ति स्थान होता है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। वाइटिस विनिफेरा कुल होता है विटेसी। वाइटेसी कुल होता है। अंगूर का कुल क्या होता है, वाइटेसी। वाइटेसी कुल होता है अंगूर का कुल। वाइटेसी होता है। गुणसूत्र संख्या 38 या 40 होती है। आम में भी 40 होती है। अंगूर में गुणसूत्र संख्या 38 या 40 होती है और आम में भी गुणसूत्र संख्या 40 होती है। केले में 33 होती है। बीन पत्थर में 18 होती है। सभी सिट्रस वर्ग में 18 होती है। बेर में 48 होती है और खजूर में गुणसूत्र संख्या 36 होती है। अनार का वैज्ञानिक नाम था वाइटिस विनिफेरा। कुल होता है वाइटेसी। वाइटिस विनिफेरा कुल होता है वाइटेसी। 38-40 गुणसूत्र संख्या होती है। एशिया माइनर के पास उत्पत्ति स्थान है अंगूर का। एशिया माइनर उत्पत्ति स्थान होता है अंगूर का। अंगूर का उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर नहीं मिले ऑप्शन में तो आर्जिमोन भी मिल सकता है, आर्जिमोन भी लगा सकते हैं। इसके बाद अनार आता है। अनार का वैज्ञानिक नाम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। प्यूनिका ग्रेनेटम कुल होता है प्यूनिकेसी। गुणसूत्र 18 होते हैं। उत्पत्ति स्थान ईरान होता है, जबकि खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक होता है। खजूर का क्या होता है, इराक होता है। अनार का ईरान होता है, खजूर का इराक होता है। अनार में गुणसूत्र संख्या 18 होती है, खजूर में 36 होती है। बेन पत्र का वैज्ञानिक नाम होता है एकल मार्मेलोस। उत्पादन स्थान भारत होता है बेन पत्र का। इसके बाद में बेर का कुल क्या होता है, रेमनेसी कुल होता है। गुणसूत्र संख्या बेर में 48 होती है। जिजिपस मॉरिसियाना बेर का वैज्ञानिक नाम हो गया। अंगूर का कुल क्या होता है, वाइटेसी अंगूर का कुल होता है। मिर्टेसी अमरूद का कुल होता है मिर्टेसी। वाइटेसी होता है अंगूर का कुल होता है। अनार का कुल होता है प्यूनिकेसी। अनार का कुल क्या होता है, प्यूनिकेसी। प्यूनिकेसी अनार का कुल होता है। वैज्ञानिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम होता है अनार का। वाइटिस विनिफेरा अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है विटेसी। वाइटेसी इसका कुल होता है अंगूर का। फालसा एक्स्ट्रा करके ये अलग है, सिलेबस से आउट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फालसा का वैज्ञानिक नाम होता है ग्रेविया सभी नेक्वेलिस। ग्रेविया सभी नेक्वेलिस कुल होता है इम्पोर्टेंट है। फालसा का कुल क्या होता है, टेलिएसी। फालसा का कुल होता है, उत्पत्ति स्थान भारत होता है। चीकू का उत्पत्ति स्थान भारत होता है। करौंदा का उत्पत्ति स्थान भारत होता है। करौंदा चीकू का उत्पत्ति स्थान भारत होता है। फालसा का कुल भी भारत होता है। फालसा का उत्पत्ति स्थान भी भारत होता है। कुल टेलिएसी होता है। फालसा का इम्पोर्टेंट है कुल। ग्रेविया सवी नेक्वेलिस। ग्रेविया सवी नेक्वेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है फालसा का। करौंदा का वैज्ञानिक नाम कैरिसा करंडस होता है। कैसे कैरिका कैसे करंडस, कैरिका करंडस वैज्ञानिक नाम है। करेला का एपोसाइनेसिस का कुल होता है। करेला का कुल क्या होता है, एपोसाइनेसी कुल होता है। करेला का एपोसाइनेसी कुल होता है। चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है एक रस जपूटा। चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है एक रस जपूटा। चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है एक रस जपूटा। चीकू का वैज्ञानिक नाम होता है एक रस जपूटा। कुल होता है सपोटेसी। उत्पत्ति स्थान चीकू का भारत। चीकू का कुल होता है सपोटेसी। चीकू
कुल होता है सपोटेसी, उत्पत्ति स्थान भारत होता है। चीकू का एक रस जपोटा, इसका चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एक रस जपोटा, एक रस जपोटा। कुल होता है सपोटेसी। सेव, सेव का वैज्ञानिक नाम होता है मेलास डोमेस्टिका। सेव का वैज्ञानिक नाम होता है मेलास डोमेस्टिका। सेव का वैज्ञानिक नाम मेलास डोमेस्टिका होता है। कुल होता है रोजेसी। सेव का कुल इंपॉर्टेंट है रोजेसी, 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 रोजेसी। सेव का कुल क्या होता है? रोजेसी। इसके बाद में सेव का वैज्ञानिक नाम मेलास डोमेस्टिका हो गया। लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेंसिस होता है। लीची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लीची चाइनेंसिस होता है। लीची चाइनेंसिस वैज्ञानिक नाम होता है लीची का। कुल होता है सपीडेसी, सपीडेसी, सपीडेसी। लीची का कुल क्या होता है? सपीडेसी होता है। लीची का वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट है लीची चाइनेंसिस। लीची का वैज्ञानिक नाम होता है लीची चाइनेंसिस। वैज्ञानिक नाम से शुरू हो रहा है इसका नाम। सीताफल का वैज्ञानिक नाम होता है अनोना एक्वामोसा। याद नहीं करना, नहीं हो रहा है याद तो। लहसुआ का कुल इम्पोर्टेंट है वैज्ञानिक नाम भी। लहसुआ को गोंदा बोलते हैं। लहसुआ को क्या बोलते हैं? गोंदा। गोंदा का वैज्ञानिक नाम है, लहसुआ का वैज्ञानिक नाम होता है कार्डिया मिक्सा। लहसुआ का वैज्ञानिक नाम होता है कार्डिया मिक्सा। लहसुआ का वैज्ञानिक नाम होता है कार्डिया मिक्सा। कुल होता है बोरेजिनेसी। लहसुआ का कुल क्या होता है? बोरेजिनेसी, 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 बोरेजिनेसी। लहसुआ का कुल क्या होता है? लहसुआ का कुल बोरेजिनेसी होता है। लीची का वैज्ञानिक नाम होता है लीची चाइनेंसिस। सपीडेसी कुल हो गया। सेव का वैज्ञानिक नाम मेलास डोमेस्टिका। रोजेसी सेव का कुल हो गया रोजेसी। चीकू का वैज्ञानिक नाम एक रस जपोटा, एक रस जपोटा। चीकू का वैज्ञानिक नाम एक रस जपोटा। वैज्ञानिक नाम सपोटेसी। चीकू का कुल हो गया। करोंदा का वैज्ञानिक नाम कैरिका करंडस होता है। एपोसाइनेसिस का कुल हो गया एपोसाइनेसिस। फालसा का कुल होता है ग्रेविया, ग्रेविया सबीनेक्वेलिस। फालसा का कुल होता है टिलियसी। फालसा का कुल टिलियसी होता है। फालसा, करोंदा, चीकू का उत्पत्ति स्थान भारत। लहसुआ का वैज्ञानिक नाम कार्डिया मिक्सा होता है जब इसका कुल बोरेजिनेसी होते हैं। जबकि पाइनएप्पल का कुल भी ब्रोमेलियसी होता है। पाइनएप्पल का कुल ब्रोमेलियसी होता है और उत्पत्ति स्थान ब्राजील होता है पाइनएप्पल का। इसके बाद में सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। एक बीजपत्री सब्जी कौन कौन सी होती है? प्याज, लहसुन एक बीजपत्री फल होते हैं। एक बीजपत्री सब्जियां होती है, सॉरी। प्याज, लहसुन एक बीजपत्री सब्जियां होती है। प्याज एवं लहसुन एक बीजपत्री सब्जी होती है। और ये तो दोनों सिलेबस में है। प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा। कुल होता है एलियसी। प्याज का कुल के नाम से वैज्ञानिक नाम से ही शुरू हो रहा है एलियसी, एलियम सेपा प्याज का वैज्ञानिक नाम। जबकि लहसुन का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सैटाइवम। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियम सैटाइवम होता है। दोनों में गुणसूत्र संख्या 16 होती है। इसके अलावा अरबी, रतालू, जमीकंद भी एक बीजपत्री वाली सब्जी होती है। एक बीजपत्री सब्जी कौन कौन सी है? प्याज, लहसुन, अरबी, रतालू, जमीकंद। इनमें गुणसूत्र संख्या एक बीजपत्री सब्जी में 16 होती है। दोनों में मध्य एशिया उत्पत्ति स्थान है। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा होता है। एलियसी कुल होता है प्याज का। लहसुन का एलियम सैटाइवम है। इसके बाद में द्विबीजपत्री वाली सब्जी आती है। द्विबीजपत्री सब्जी आती है, द्विबीजपत्री सब्जी। पहली आती है टमाटर। टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकन, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकन, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। कुल होता है सोलेनेसी। गुणसूत्र संख्या 24 होती है। अब में दक्षिणी अमेरिका उत्पत्ति स्थान है इसका, या पेरू, पेरू भी हो सकता है इसका।
द्विबीजपत्री में पहला कौन सा था? आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम था सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम कुल होता है। सोलेनम से इसका कुल भी सोलेनेसी होता है। गुणसूत्र संख्या 48 होती है। चतुर्थ गुणित होता है आलू। कैसे? चतुर्थ गुणित। उत्पत्ति स्थान पेरू होता है, दक्षिणी अमेरिका। पेरू याद रखना है, पेरू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आलू आलू में चतुर्थ गुणित होता है आलू। गुणसूत्र संख्या 48 होते हैं। सोलेनेसी कुल होता है। आलू का वैज्ञानिक नाम था सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। उत्पत्ति स्थान पेरू होता है। आलू का उत्पत्ति स्थान पेरू होता है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। सोलेनेसी कुल होता है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम होता है। सोलेनेसी कुल। जितनी भी सोलेनेसी कुल की सब्जियां हैं द्विबीजपत्री में, उनमें गुणसूत्र संख्या 24 है। जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्ची। टमाटर, बैंगन, मिर्ची, इनमें गुणसूत्र संख्या 24 है। कुल तीनों का सोलेनेसी है। बैंगन का उत्पत्ति स्थान भारत होता है। बैंगन का वैज्ञानिक नाम था सोलेनम मेलोनजेना। क्या होता है? सोलेनम मेलोनजेना। राष्ट्रीय सब्जी होती है बैंगन। बैंगन को एग प्लांट के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति स्थान बैंगन का भारत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंगन। बैंगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोनजेना। राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? बैंगन। एग प्लांट के नाम से कौन सी को जानते हैं? बैंगन को। मिर्ची का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैप्सिकम एनम। मिर्ची का वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनम होता है। सोलेनेसी कुल गुणसूत्र संख्या 24 होते हैं मिर्ची में। दक्षिण अमेरिका उत्पत्ति स्थान है इसका। जिनका उत्पत्ति स्थान भारत है वो याद रखना है। मिर्ची का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। और बैंगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोनजेना। राष्ट्रीय सब्जी होती है बैंगन। उत्पत्ति स्थान भारत होता है। भिंडी। भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एबेल मोस्कस एस्कुलेंटम। भिंडी का वैज्ञानिक नाम होता है एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। एबेल मोस्कस। एबेल मोस्कस एस्कुलेंटम। एबेल मोस्कस एस्कुलेंटम भिंडी का वैज्ञानिक नाम तक। भिंडी में गुणसूत्र संख्या 130 होती है। भिंडी का और जूट का कुल मालवेसी होता है। जूट को 2023 में 22 में नया कुल है जूट का, मालवेसी कुल। भिंडी का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। पूरी भिंडी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम आई हुई है। आलू भी आया हुआ है और टमाटर, बैंगन भी आया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट किए हुए हैं। गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? डोकस कैरोटा। गाजर का कुल क्या होता है? अम्बेलिफोरी होता है। गाजर का कुल अम्बेलिफोरी होता है। ये एपियेसी। गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा होता है। अम्बेलिफेरिस का कुल होता है। मूली का वैज्ञानिक नाम होता है रैपनस सैटाइवस। और जितने भी कोल क्रॉप्स है या सरसों वर्गीय, जो भी क्रॉप है सरसों वर्गीय के अंतर्गत आती है, उनका कुल क्रूसीफेरी होता है या ब्रेसिकेसी होता है। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी एक ही कुल है, सरसों कुल। मूली का उत्पत्ति स्थान यूरोप है। टमाटर वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम होता है। सोलेनेसी कुल होता है। बैंगन को एक प्लांट के नाम से जानते हैं, सोलेनम मेलोनजेना इसका वैज्ञानिक नाम होता है। राष्ट्रीय सब्जी होती है बैंगन। उत्पत्ति स्थान भारत होता है। भिंडी का वैज्ञानिक नाम एबेल मोस्कस एस्कुलेंटम। कुल होता है मालवेसी। गुणसूत्र संख्या 130 होती है। कुल उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। कुल होता है मालवेसी। गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरेटा। अम्बेलिफेरिस का कुल होता है या एपियेसी। मूली का रेपना सैटाइवस। क्रूसीफेरिस का कुल होता है। कोल क्रॉप्स का कुल होता है क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। कोल क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली। कौन कौन सी? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली, ये चारों आती है। अनरबायो 7 जीन तो नियंत्रित राखीची का लक्षण कौन है? मटर में कितने जोड़ी लक्षण होते हैं? कितनी जीन होती है? 7 जोड़ी। 7 लक्षण है ना।
मटर का वैज्ञानिक नाम होता है, मटर का वैज्ञानिक नाम पैसेस सैटाइवम होता है। कुल होता है इसका फैबेसी। लेग्यूमिनेसी गुणसूत्र संख्या 14। मध्य एशिया उत्पत्ति स्थान। वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट है और लेग्यूमिनेसी मटर का कुल होता है, ये इम्पोर्टेंट है। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कन्वोवुलेसी शकरकंद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कन्वोवुलेसी। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम कन्वोवुलेसी होता है और इसमें गुणसूत्र संख्या 90 होती है। भिंडी के बाद में इसी में पाई जाती है कम। भिंडी में 130 होती है, शकरकंद में 90 होती है। फिर इसके बाद में आते हैं शकरकंद का कुल और वैज्ञानिक नाम और गुणसूत्र इम्पोर्टेंट है। शकरकंद का आइपोमिया बटाटास वैज्ञानिक नाम होता है और इसका कन्वोवुलेसिस शकरकंद का कुल होता है। गुणसूत्र संख्या 90 होती है इसमें। इसके बाद में आते हैं पालक। पालक दो प्रकार के होते हैं, देसी पालक और विदेशी पालक। देसी पालक और विलायती पालक। विलायती पालक में गुणसूत्र संख्या कम होती है और देसी पालक में गुणसूत्र संख्या ज़्यादा होती है। विलायती पालक में गुणसूत्र संख्या 12 होती है जबकि देसी पालक में गुणसूत्र संख्या 18 पाई जाती है। देसी पालक का वैज्ञानिक नाम होता है बीटा वल्गेरिस। बीटा वल्गेरिस किस्म बेंगालेंसिस। बीटा वल्गेरिस किस्म बेंगालेंसिस। कुल होता है चिनोपोडियसी दोनों का कुल। चिनोपोडियसी देसी पालक में गुणसूत्र संख्या 18 होती है। उत्पत्ति स्थान भारत होता है, चाइना। देसी पालक का उत्पत्ति स्थान भारत ही माना जाता है ज़्यादातर। विलायती पालक है। विलायती पालक का वैज्ञानिक नाम होता है स्पाइनेसिया। क्या होता है? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। गुणसूत्र संख्या 12 होती है। ईरान उत्पत्ति स्थान होता है। ईरान उत्पत्ति स्थान होता है। विलायती पालक का वैज्ञानिक नाम स्पाइनेसिया। विलायती पालक का वैज्ञानिक नाम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। गुणसूत्र संख्या 12 होते हैं। ईरान उत्पत्ति स्थान होता है इसका। अनार का उत्पत्ति स्थान भी ईरान था। खजूर का इराक है। इसमें से क्वेश्चन आता है इस टाइप का मिलान का। सोचिए एक को सोचिए सेकंड से मिलान कीजिए। मूली। मूली को कुल क्या होता है? क्रोसीफेरी मूली का कुल होता है। गाजर का क्या होता है? अम्बेलिपेरी होता है। पालक का कुल क्या होता है? चिनोपोडियसी होता है। शकरकंद का कुल क्या होता है? कन्वोवुलेसी होता है। इस टाइप से कैसे भी करके मिलान वाला क्वेश्चन दे सकते हैं। बॉटनिकल नेम से इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इथाइलिन अवशोषक रसायन कौन सा होता है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। जेड 2022 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम फल व सब्जियों को पकने के आधार पर देख रहे हैं। क्लाइमेट इसके आधार पर पकने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक किसको कहते हैं? क्लाइमेट्रिक में पकते समय श्वसन दर बढ़ जाती है व इथाइलिन की दर बढ़ जाती है। क्लाइमेट्रिक में पकते समय श्वसन दर व इथाइलिन की दर बढ़ जाती है। फलों को तोड़ने के बाद में पका सकते हैं हम क्लाइमेट्रिक में। उदाहरण होते हैं इसके आम, केला, पपीता, अमरूद, सेव, नाशपाती, सेव, सीताफल, खजूर। इनको ये फलों को हम तोड़ने के बाद हम पका सकते हैं। सेव, केला, पपीता, सेव, केला, पपीता, आम, अमरूद, सीताफल, खजूर को पका सकते हैं। चीकू को भी पका सकते हैं। ये सभी फल क्लाइमेट्रिक में आते हैं और सब्जियों में वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं। टमाटर को हम तोड़ने के बाद हम पका सकते हैं। तरबूज को भी तोड़ने के बाद हम पका सकते हैं। खरबूजा को भी। खरबूजा थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। तरबूज और
टमाटर को मुख्यतः पका सकते हैं हम तोड़ने के बाद में। वैसे खरबूजा होता है वो क्लाइमेट्रिक के अंदर आता है। खरबूजा क्लाइमेट्रिक में आता है, क्लाइमेट्रिक कैप खरबूजा। बाकी बचे हुए सभी फल नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं। क्लाइमेट्रिक में आते हैं आम, केला, पपीता, अमरूद, सेब, सीताफल, चीकू। ये तो होते क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक कौन कौन से होते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक किसे कहते हैं? नॉन क्लाइमेट्रिक में पकते समय इथाइलिन की दर व श्वसन दर दोनों में क्या होती है? कमी होती है। इथाइलिन की दर भी कम हो जाती है, श्वसन दर भी कम हो जाती है पकते समय। नॉन क्लाइमेट्रिक में पकते समय श्वसन दर और इथाइलिन की दर दोनों में कमी हो जाती है। इसमें आते हैं नींबू वर्ग में। नींबू वर्ग में कौन कौन से फल आते हैं? अनार आते हैं, अंगूर, आंवला, बेर। ये सभी नींबू वर्ग के फल होते हैं। बेर नींबू वर्गीय फल है। बेर, अनार, आंवला, अंगूर। अंगूर, आंवला, अंगूर, आंवला, अंगूर, आंवला, अंगूर, आंवला, अनार, बेर नींबू वर्गीय फल है। इनको हम तोड़ने के बाद में इनकी श्वसन दर में कमी हो जाती है, इथाइलिन दर में कमी हो जाती है, पकते नहीं है, देर से पकते हैं, पकने की दर कम हो जाती है। तोड़ने के बाद में इन फलों को हम पका नहीं सकते। नींबू वर्गीय फलों को हम तोड़ने के बाद में पका नहीं सकते, इसलिए हम इनको पकने के बाद तोड़ते हैं पौधे से। एफएसओ में क्वेश्चन आया हुआ लीची, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी कैसे फल हैं? तो ये सभी के सभी नॉन क्लाइमेट्रिक के उदाहरण। लीची, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी नॉन क्लाइमेट्रिक के फल है। इनमें पकते समय इथाइलिन दर की कमी हो जाती है और इनको हम पौधे से पकने के बाद ही तोड़ सकते हैं। उससे पहले तोड़ेंगे तो हम इनको अभी पका नहीं सकेंगे। सब्जियों में आता है खीरा और कद्दू। खीरा और कद्दू कैसे फल है, कैसी सब्जी है? खीरा और कद्दू नॉन क्लाइमेट्रिक है, इनको हम पका नहीं सकते। जबकि टमाटर, तरबूज को हम और खरबूजा को पका सकते थे। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट। इथाइलिन अवशोषक रसायन कौन सा होता है? इथाइलिन अवशोषक रसायन होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 बोलते हैं। जेट 2022 में आया वो क्वेश्चन है। इसके बाद हम परागण के आधार पर देखते हैं इनको वर्गीकरण। परागण के आधार पर पहला आता है स्वपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के मादा भाग या वर्ती गागर तक पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। एक पौधे के पराग कणों का उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे, एक ही पौधे के पराग कण होने चाहिए, वही पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण किसमें किसमें पाया जाता है? केले में, फ्रूट्स में तो केला और अंगूर में स्वपरागण पाया जाता है। मटर, टमाटर, आलू में परपरागण होता है। मटर, टमाटर, आलू में परपरागण पाया जाता है। मटर, आलू, टमाटर में परपरागण पाया जाता है। स्वपरागण केले में पाया जाता है। स्वपरागण अंगूर में स्वपरागण होता है। मटर में, सब्जियों में मटर में स्वपरागण होता है। टमाटर में स्वपरागण होता है। आलू में भी स्वपरागण होता है। परपरागण किसे कहते हैं?
पर परागण किसे कहते हैं? एक पुष्प के पराग कणों का उसी जाति के दूसरे पौधे के मादा भाग तक पहुंचना पर परागण कहलाता है। एक पुष्प के पराग कणों का, एक पुष्प का पराग कण होना चाहिए, उसी जाति की दूसरे पौधे, वो सेम जाति होनी चाहिए, दूसरे पौधे के तक पहुंचना। दोनों पौधे दूर दूर होंगे, प्रजाति के एक ही जाति के होंगे, उसी को कहते हैं पर परागण। स्वपरागण बोलते हैं कि उसी जाति वही पौधे अपने आप सेम उसी पौधे के दूसरे भाग से परागण होना, आपस में दो पुष्प मिलने। इसके बाद में आते हैं एक पौधे पर नर तथा दूसरे पौधे पर मादा। नहीं सॉरी, अभी ये नहीं, इसके बाद में इधर आना है। वायु द्वारा परागण। वायु द्वारा परागण किस किस में होता है? वायु द्वारा परागण खजूर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वायु द्वारा परागण किस किस में पाया जाता है? खजूर में पाया जाता है। पपीता में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है। आंवले में, पालक में, पपीता, पालक, आंवला, इनमें वायु द्वारा परागण होता है। वायु द्वारा परागण किस किस में पाया जाता है? खजूर में, पपीता में, खजूर, पपीता, आंवला, पालक। खजूर, पपीता, आंवला, पालक में पाया जाता है। वायु द्वारा परागण खजूर, पपीता, आंवला व पालक में होता है। कीटों द्वारा अन्य सभी में होता है। कीटों के द्वारा किस में होता है? अन्य सभी में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वायु द्वारा परागण खजूर में, पपीता में, आंवला में और पालक में। आम में परागण किसके द्वारा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है घरेलू मधुमक्खी के द्वारा। घरेलू मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मेलस डोमेस्टिका। सेव का नाम भी मेलस डोमेस्टिका होता है। घरेलू मधुमक्खी का नाम भी मेलस डोमेस्टिका है। आम में परागण घरेलू मधुमक्खी के द्वारा होता है। वैज्ञानिक नाम बोलो, मेलस डोमेस्टिका। पाइनएप्पल में परागण किसके द्वारा होता है? पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड होता है। हमिंग बर्ड किसको बोलते हैं? इसको प्राकृतिक हेलीकॉप्टर बोलते हैं। यह आगे पीछे बिना मुड़े आ जा सकता है, इसलिए हमिंग बर्ड के द्वारा पाइनएप्पल में परागण क्रिया होती है। पाइनएप्पल में परागण क्रिया हमिंग बर्ड के द्वारा। खजूर में कृत्रिम या हस्त परागण पाया जाता है। खजूर में परागण किस प्रकार का होता है? वायु द्वारा भी होता है और कृत्रिम या हस्त परागण पाया जाता है। खजूर में किस प्रकार का परागण होता है? हस्त परागण या कृत्रिम परागण। आम में परागण, खजूर में और वायु द्वारा परागण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। बैंगन में परागण किसके द्वारा होता है? बम्बल बी के द्वारा बैंगन में परागण होता है। बम्बल बी। कीटों के द्वारा परागण क्रिया एंटोमोफिली कहलाती है। कीटों के द्वारा परागण क्रिया क्या कहलाती है? एंटोमोफिली कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कीटों के द्वारा परागण क्रिया एंटोमोफिली कहलाती है। वायु के द्वारा परागण क्रिया एमिनोफिली कहलाती है। जल द्वारा परागण क्रिया हाइड्रोफिली कहलाती है। जल द्वारा परागण क्रिया हाइड्रोफिली कहलाती है। पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया ओरियंतोफिली कहलाती है, क्योंकि पक्षियों का अध्ययन ओरियंतोफिली में किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है, इसलिए एंटोमोफिली कहलाती है। वायु द्वारा परागण क्रिया एमिनोफिली कहलाती है। जल द्वारा परागण हाइड्रोफिली कहलाती है। चमगादड़ के द्वारा परागण क्रिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चींटियों के द्वारा परागण की क्रिया मेरमेकोफिली कहलाती है। चींटियों के द्वारा परागण की क्रिया मेमिकोफिली कहलाती है। मेरमेकोफिली कहलाती है। चींटियों के द्वारा परागण क्रिया मिरमेकोफिली कहलाती है। मिरमेकोफिली कहलाती है। मिरमेकोफिली कहलाती है।
चींटियों के द्वारा प्रजनन क्रिया मिरमेकोपिली कहलाती है। घोंघा द्वारा इम्पोर्टेंट नहीं है, चींटियों के द्वारा मिरमेकोपिली कहलाती है। परागण के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, अब फूलों के आधार पर पढ़ रहे हैं। फूल कितने प्रकार के होते हैं। पहला उसका प्रकार होता है एक लिंगाश्रयी। नाम से पता चल रहा है एक पौधा एक लिंग को धारण करेगा, या तो नर को करेगा या मादा को करेगा। एक लिंगाश्रयी को बोलते हैं डायोसिस बोलते हैं। एक पौधे पर नर होगा और एक पौधे पर मादा होगा। एक लिंगाश्रयी उसको बोलते हैं जो पौधे तो दो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे दोनों। एक पौधे पर नर होगा, दूसरे पौधे पर मादा होगी ओनली, और दोनों को मिला के दो बोलते हैं, डायोसिस उसको बोलते हैं। एक लिंगाश्रय मतलब एक पौधे पे एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगा। एक पौधे पर नर, दूसरे पौधे पर मादा, दोनों को डायोसिस बोलते हैं। डायोसिस का मतलब होता है एक लिंगाश्रय। उसके बाद में द्विलिंगाश्रय आता है। द्विलिंगाश्रय को बोलते हैं मोनोसियस। द्विलिंगाश्रय को क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं या उभयलिंगी। मोनोसियस यानी होता है उभयलिंग, मोनोसियस उभयलिंगी या द्विलिंगाश्रय। इसमें नाम से पता चल रहा है द्विलिंगाश्रय में नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर उपस्थित होंगे, एक ही पौधे पर उपस्थित होंगे नर व मादा, इसलिए उभयलिंगी मोनोसिस बोलते हैं या द्विलिंगी बोलते हैं इसको। एक लिंगी हम किसको कहेंगे, एक लिंगी पुष्प हम किसको कहेंगे। एक पौधे पर नर तथा दूसरे पौधे पर मादा का पाया जाना एक लिंगाश्रय या डायोसिस कहलाता है। डायोसिस कहलाता है। उदाहरण आते हैं पपीता, खजूर, पालक, पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी। पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी। एक लिंगाश्रय के उदाहरण कौन कौन से आते हैं, पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी। इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण भी। द्विबीजपत्री द्विलिंगाश्रय के उदाहरण। द्विलिंगाश्रय किसको कहते हैं, एक ही पौधे पर नर व मादा का पाया जाना द्विलिंगाश्रय कहलाता है। एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों का पाया जाना द्विलिंगाश्रय कहलाता है। एक ही पौधे पर नर पुष्प का और मादा पुष्प का पाया जाना द्विलिंगाश्रय कहलाता है। इसके उदाहरण होते हैं आंवला, नारियल और कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी। द्विलिंगाश्रय या डायोसिस या उभयलिंगी डायोसिस नहीं बोलते, द्विलिंगाश्रय को मोनोसिस बोलते हैं। मोनोसिस बोलते हैं द्विलिंगाश्रय। आंवला, नारियल, कुकुरबिटेस। आंवला, नारियल और सभी के सभी कुकुरबिट्स इसी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन आएगा एक ही पौधे पर नर व मादा भाग का पाया जाना क्या कहलाता है। मोनोसिस कहलाता है, द्विलिंगाश्रय कहलाता है, उभयलिंगी कहलाता है। आंवला इसका उदाहरण है। आंवला, नारियल, कुकुरबिटेस इसका उदाहरण है। इसके बाद में फूल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एंड्रोमोनोसियस फूलों के एक लिंगाश्रय और द्विलिंगाश्रय। इसके बाद में हम दो प्रकार के और पढ़ रहे हैं पुष्प में, इनके बढ़ते हुए क्रम है आगे। एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस में क्या होता है, एंड्रो शब्द का मतलब तो होता है नर, मोनोसियस का मतलब होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी, उभयलिंगी नहीं द्विलिंगी।
एंड्रोमोनासिस का मतलब होता है, एंड्रो का मतलब नर हो गया और मोनोसिस का मतलब हो गया द्विलिंगी। मोनोसिस यानी होता है द्विलिंगी, नर प्लस द्विलिंगी होगा एंड्रोमोनासिस। एंड्रोमोनासिस में क्या होगा, नर प्लस द्विलिंगी होगा, नर प्लस द्विलिंगी। मोनोसिस का मतलब क्या होता है, नर प्लस मादा दोनों अलग अलग भाग पर उपस्थित होंगी। एंड्रो का मतलब होता है नर, नर अलग पौधे पर होगा और नर और मादा दोनों अलग अलग, नर प्लस मादा द्विलिंगी होता है और मोनोसिस में द्विलिंगी होता है। मोनोसिस को क्या, एंड्रो का मतलब होता है नर, मोनोसिस को द्विलिंगी बोलता है क्योंकि एक ही पौधे पर होते हैं नर और मादा दोनों। नर प्लस द्विलिंगी क्या कहलाता है, एंड्रोमोनासिस। एंड्रोमोनासिस में नर आता है। इसका उदाहरण होता है एंड्रोमोनासिस का आम, खजूर इसका उदाहरण है। आम, खजूर इसका उदाहरण है। एंड्रोमोनासिस का उदाहरण आम और खजूर है। आम, खजूर इसका उदाहरण है। इसके बाद में आता है गाइनोडायोसिस। क्या आता है, गाइनोडायोसिस। गाइनोडायोसिस, गाइनो का मतलब होता है मादा प्लस द्विलिंगी, मादा प्लस द्विलिंगी। गायना का मतलब होता है मादा प्लस द्विलिंगी। गायना का मतलब होता है मादा प्लस द्विलिंगी, मादा प्लस द्विलिंगी। मादा एक पौधे पर और द्विलिंगी नर प्लस मादा एक ही पौधे पर, मादा प्लस द्विलिंगी। द्विलिंगी तो उसी को तो बोल रहे थे, नर और मादा दोनों एक ही भाग में पाए जाते हैं, द्विलिंगी उसी को बोलते हैं जिसने दोनों लिंगों को अपने ऊपर धारण कर रखा, द्विलिंगी कहलाता है। मादा प्लस द्विलिंगी इसका उदाहरण होता है गाइनोडायोसिस का। इसके उदाहरण होता है गाइनोडायोसिस का उदाहरण होता है पपीता। गाइनोडायोसिस का मतलब होता है पपीता, उदाहरण है गाइनोडायोसिस का उदाहरण पपीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या पढ़ रहे हैं सभी के सभी। गाइनोडायोसिस किसे कहते हैं, गाइनो एंड्रोमोनासिस किसे कहते हैं। इसके बाद में नोट, पपीता व खजूर में नर व मादा अनुपात कितना रखते हैं। पपीता व खजूर में नर व मादा अनुपात 1:10 रखते हैं। पपीता व खजूर का अनुपात 1:10 रखते हैं। नर 1 रखते हैं, मादा 10 रखते हैं। पपीता व खजूर में नर व मादा अनुपात कितने रखते हैं, 10:1 रखते हैं। कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात है। कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात क्या रखते हैं, कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात 5:1 रखते हैं। कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात कितना रखते हैं, 1:5 पर नहीं 15:1 रखते हैं। 15:1 रखते हैं कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात कितना रखते हैं, 15:1 रखते हैं। कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात 15:1 रखते हैं। पपीते की बीज दर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायसिस किस्मों की पपीते की 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। गाइनोडायोसिस किस्मों की बीज दर 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। गाइनोडायोसिस किस्मों की 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। सामान्य बीज दर 250 से 300 ग्राम होती है। पपीते की सामान्य बीज दर 250 से 300 ग्राम होती है। क्वेश्चन आता है, गाइनोडायोसिस के अर्थ से आप क्या समझते हैं। एंड्रोमोनासिस से आप क्या समझते हैं। गाइनोडायोसिस से आप क्या समझते हैं। एंड्रोमोनासिस से आप क्या समझते हैं। एंड्रोमोनासिस से और गाइनोडायोसिस से हम समझते हैं, गाइनो का मतलब क्या होता है मादा, डायोसिस का मतलब होता है नर द्विलिंगी, मादा प्लस द्विलिंगी। तो अपन लेना है इसमें ऑप्शन में मादा प्लस द्विलिंगी, तो बी ऑप्शन सही है एकदम। मादा प्लस द्विलिंगी बी ऑप्शन में है, बी आंसर होगा इसका। और इसको एक बार वापस से देख लेते हैं, इसके बाद में बाकी कल पढ़ेंगे।
सब्जियों के खाने योग्य भाग कल पढ़ेंगे। खाने योग्य भाग के आधार पर कल पढ़ेंगे। पेज मोस्ट इम्पोर्टेंट करके एंड्रोमोनासिस, एंड्रो का मतलब नर प्लस मोनासिस मतलब देलेंगे, गायनो का मतलब होता है मादा और डायसिस का मतलब होता है तेलिंगी, मादा प्लस तेलिंगी, मादा प्लस देलेंगे, मादा प्लस देलेंगे। गायनोडायसिस का उदाहरण होता है, कौन होता है, वो होता है पपीता। इसके बाद में आता है पपीता व खजूर अनुपात कितना रखते हैं। पपीता खजूर अनुपात गायन एंड्रोमोनासिस में, पपीता खजूर अनुपात कितना रखते हैं एंड्रोमोनासिस में। पपीता खजूर अनुपात 1:10 रखते हैं, एक नर मादा 10। कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात कितना रखते हैं। मादा अनुपात नर तो 15 रखते हैं और मादा 1 रखते हैं। कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात कितना रखते हैं, 1:10 रखते हैं। कुकुरबिट्स में 1:10 रखते हैं, कुकुरबिट्स में 1:10 रखते हैं, 1:10, 15:1। कुकुरबिट्स में नर व मादा अनुपात कितना रखते हैं, 15:1 रखते हैं। और पपीते की गायन और डायसिस किस्मों की बीज दर 150 ग्राम होती है, डायसिस किस्मों की 400 से 500 ग्राम होती है। बीज दर सामान होती है 250 से 300 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन आएगा एंड्रोमोनासिस कौन सा निम्न में से था। इसके बाद में हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।